नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। उत्तराखंड के भारी बारिश होने से तबाही मची हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है, कई लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। जहां आवागमन के रास्ते कट गए हैं वहां भोजन और जरूरी सामानों की व्यवस्था की जा रही है। भारी बारिश के कारण से सभी हमारी नदियां, सभी हमारे बरसाती नाले सभी उफान पर थे और अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा उनका जल स्तर बढ़ गया था। उसके कारण से तमाम सारे जो सड़क मार्ग हैं वो पूरे के पूरे बह गए थे और साथ में जो कई पुल हैं, पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए, मकान भी बह गए, मलबा आ गया, घरों में मलबा आ गया, पानी आ गया, तमाम लोग घायल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तमाम लोग अभी लापता हैं, उनकी खोज जारी है। इसके साथ साथ अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो, लोगों को ठीक प्रकार से जो घायल हैं उनका इलाज हो, जो गायब हैं उनकी खोज पूरी हो और भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो। जो संपर्क मार्ग कट गए हैं उन संपर्क मार्गों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, उस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जो पुल बह गए हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से हो पाए, कनेक्टिविटी बन पाए। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और जेसीबीयां तैनात की गई हैं, पोकलैंड लगाई गई हैं। साथ में जो नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया है उनको फिर से चैनलाइज करने के लिए पोकलैंड इत्यादि उतारी जा रही है, उस पर काम चल रहा है और पूरा प्रयास है। काफ़ी नुकसान हुआ है, जल्दी से जल्दी स्थितियां सामान्य हों, फिर से लोग जो है पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आए। सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं सब चीज़ों की देखरेख स्वयं कर रहा हूं, सभी की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस के अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों से सबसे बात कर रहा हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी जगह लगे हुए हैं, सभी लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। हमारी कोशिश है कि बचाव और राहत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुरुड़ में आयोजित पर्यटन विकास मेले में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इतना ही नहीं, सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि राजराजेश्वरी माता नंदा से मंगल कामना की है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने केदारनाथ की भूमि से कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसलिए इस बार चारधाम यात्रा में 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड श्रद्धालु आ चुके हैं। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान से काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग में हुए भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस घोटाले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में भर्ती घोटाले की जांच कराने की मांग सरकार से की है। शनिवार को हरीश रावत और यशपाल आर्य बेरोजगारी के विरोध में हरिद्वार के भगत सिंह चौक से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर, ममता राकेश और अनुपमा रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। एक भाजपा से जुड़े हुए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को, जो जिला पंचायत सदस्य, उनको पकड़ा गया है और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। तो इसकी जांच भी की जाए, लेकिन जिन नौजवानों ने इम्तिहान दिया है उनके हितों को सुरक्षित भी किया जाए। और हमारा आग्रह है कि अंतिम व्यक्ति इसमें, जो चाहे कितने ही शीर्ष का व्यक्ति क्यों न हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको जो है पकड़ा जाना चाहिए, उसको जेल में स्थान दिया। यदि सीबीआई जांच की आवश्यकता है, सीबीआई की जांच करें। हम सरकार से हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री को हम पूरी ताकत से मुख्यमंत्री से कहेंगे कि जो है, जो भी जिस तरीके से भी दोषी पकड़े जा सकते हैं, जो भी दोषी है, जो भी संलिप्त लोग हैं, उनको पकड़ें और पूरी शक्ति का इस्तेमाल करें। इनको कानून बनाना चाहिए, लाएं असेंबली में और इसको पेश करें
हम समर्थन करेंगे, हम सहयोग करेंगे और कानून बनने के बाद तभी यहाँ के नौजवानों को औद्योगिक इकाइयों में, स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिल जाएगा, मिल पाएगा। बहुत बड़ा घोटाला है, वो मोहरा है। और हमारा कहना है कि जो हमारे हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनकी देखरेख में जांच होनी चाहिए, और नहीं तो यह जो आज इन्होंने SIT का गठन किया है, मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा उम्मीद करना निरर्थक होगा। देहरादून में 20वें उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का समापन हुआ। इस दौरान इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 अगस्त से किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है। तो वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अपने संकल्प, इच्छा शक्ति और परिश्रम के दम पर अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस समापन के अवसर पर मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला है, और निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर्स हैं, निश्चित रूप से जो अंडर 18 हैं, उन सब बच्चों की आज प्रतियोगिताएं लगभग फाइनल की ओर पहुँची हैं, और कई लोगों को प्राइज़ भी यहाँ पर आज मिले हैं। मैं समझती हूँ कि एसोसिएशन का ये एक अच्छा और सुखद प्रयास है। इससे कई मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं, और निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा को निखार भी मिलता है, और बच्चे फिर नेशनल और इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर भी होते हैं। मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को बहुत लाभ मिला होगा, और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। देखिए, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, और उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं। और उस दिन जो है हम लोग अपने बिल्कुल ग्रामीण स्तर के, हमारे जो न्याय पंचायत स्तर पे हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर खेल प्रतिभाएं हैं, जो खेल का शौक रखते हैं, खेल के प्रति पैशनेट हैं, ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। लगभग 4,500 बच्चों को हम लोग उस दिन मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्दीमान उन्नयन योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से हम लोग उनको स्कॉलरशिप यानी कि खेल छात्रवृत्ति देने जा रहे हैं। यह एक कोशिश है कि वो अपने लिए, चाहे फुटबॉल हो, अपने लिए कोई और साधन संसाधन हो, वह उसको जुटा भी सके। यह कोशिश है कि उनके अभिभावक खेल के लिए उनको प्रोत्साहित कर सके। तो ये हमारी एक कोशिश है कि हम खेल नर्सरी को समय पर रहते हुए उनको हम तैयार करें, आने वाले समय के लिए स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल के लिए जाएं। तो ये इसकी शुरुआत हम कोटद्वार में चल रही अग्निपथ भर्ती में शामिल हो रहे युवाओं को निःशुल्क मोदी रसोई के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी युवाओं को भोजन वितरित किया। कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद की जिम्मेदारी संभाल रहे तीरथ सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार युवाओं का भविष्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और इसी के तहत अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर लॉन्च किया गया है। ये हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं और जिनके मन में एक भाव है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, और उसको लेकर के आज पूरी तरह अपने को उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ में भर्ती होने के लिए यहाँ आए हैं, मैं उनको पहली बात तो शुभकामनाएं देता हूँ, और वो लोग अपने उसमें सफल हों, आगे बढ़ें। और निश्चित है कि उनके बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह निर्णय हुआ कि उन भर्ती वालों को जब सेवा में वो जाएंगे उसके बाद भी उनको अन्य प्राइवेट व सरकारी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों को अब जान जोखिम में डालकर सीवरेज मैनहोल की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। नालों की सफाई करते हुए कई सफाई कर्मियों की मौत दम घुटने की वजह से हो जाती थी, तो वहीं रोबोट के जरिए सीवरेज के मैनहोल की
सफाई बहुत जल्द हो सकती है। इसे केरल की स्टार्टअप कंपनी की ओर से ही बनाया गया है। आज इसका उद्घाटन पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक द्वारा किया गया। जो हम सफाई करते थे उसके लिए व्यक्ति को, सफाई करने वाले कर्मचारी को अंदर जाना पड़ता था। इससे कई बार उनकी एक कैजुअलिटी होने का भी भय डर रहता था। आज हरिद्वार के लिए एक नई मशीन हमें प्राप्त हुई है। इस मशीन को हमने आज से विधिवत रूप से सौंपा है। इस मशीन के माध्यम से अब किसी भी सीवर के बड़े उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो मशीन के माध्यम से देखते हुए उसकी सफाई वहीं से हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग अब यहाँ होगा। ये हमने, आप सब जानते हैं, मैनुअल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो गड्ढे होते हैं, चेंबर होते हैं, सीवर के गड्ढे होते हैं, और उसमें आज भी ये दशा है देश की कि इंसान को खुद उतरना पड़ता है, और जिसे मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो जो सीवर होता है वो इंसान खुद ही साफ़ करता है। तो ये जो प्रथा है या फिर ये जो हमारा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है या नेसेसरी ईविल होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस मशीन को प्रोक्योर किया है। ये मशीन खुद ही ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करती है और ये मैनुअली भी ऑपरेट कर सकती है। तो अब किसी भी इंसान को मैनहोल के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मशीन का प्रोक्योरमेंट हमने CSR के माध्यम से किया है। ONGC का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये मशीन आई। साथ में ही ये जो मशीन के निर्माता हैं जेनर रोबोटिक्स वाले, जिन्होंने ये मशीन बनाई है जिसका नाम है बैंडीकूट, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी अच्छी पहल रही है। देश में कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे नगर निगम हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये मशीन इंस्टॉल्ड है। वहीं से हमने प्रेरणा ली, वहाँ से हमने फीडबैक भी लिया किस तरह से मशीन काम कर रही है, और उसके बाद हमने सोचा इसे हरिद्वार में भी इंस्टॉल कराया जाना बहुत आवश्यक है। अभी ये जो मशीन है, मैं समझता हूँ करीब 1500 से 2000 मैनहोल्स ये आराम से फंक्शन कर पाएगी। 1500 से 2000 मैनहोल के लिए अगर उसमें हमारे यहाँ पे हरिद्वार में भी ये सक्सेसफुल होती है तो और ज़्यादा यहाँ मशीन्स का हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। ये बैंडीकूट नाम एक रोबोटिक मशीन है। इसका मेजर काम सैनिटेशन वर्कर्स को लाइफ चेंज करने वाले हैं। तो ये पे हमारा पहले मिशन है उत्तराखंड पे, हरिद्वार में पहले मिशन लॉन्च करना है। हमारा एयर मशीन इंडिया में 16 स्टेट्स में काम कर रही है, और इसका मेजर यूज़ क्योंकि एक ही मैनुअल स्कैवेंजिंग एलिमिनेट करने वाले हैं, और जो अपने सफाई कर्मचारी होते हैं उसको हेल्प करने वाले हैं। और पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में पर्यटकों के लिए SDRF टीम देवदूत बनी है। आपको बता दें कि यमकेश्वर के मोहनचट्टी एरिया के एक रिजोर्ट में भारी बारिश के दौरान 24 पर्यटक फंस गए, जिसको SDRF की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, SSP की संबंधित पर्यटकों ने प्रशंसा भी की है। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने आपदाग्रस्त इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान मालदेवता क्षेत्र में एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपदा पीड़ितों की सुरक्षा और सुगमता के दृष्टिकोण से टीम ने 24 पर्यटकों को सकुशल रेस्क्यू किया, जिसके बाद DGP ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड के अपर सचिव पशुपालन और डेयरी विकास नितिन भदौरिया ने दुग्ध संघ लालकुआं पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही लालकुआं दुग्ध संघ द्वारा बनाए जा रहे दूध के उत्पादों के प्लांट में स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव नितिन भदौरिया ने कहा कि दुग्ध संघ प्रदेश में नंबर 1 होने के साथ ही जल्द ही देश में भी इसकी पहचान होगी। में गए उनको हम लोग ऑटोमाइजेशन का जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट हम लोग चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम यहीं पे से शुरुआत कर सकें। तो उसकी हम लोग भारत सरकार में जो हमारा प्रोजेक्ट लेकर गए उसके लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रयासरत भी हैं, और उससे मुझे लगता है कि हमारी जितना वॉल्यूम में प्रोसेसिंग हमारी हो रही है, जितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, उन प्रोडक्टों को हम लोग और भी बढ़ावा दे सकेंगे। तो आज ये विज़िट कहीं ना कहीं उसी कड़ी का एक हिस्सा है, और बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि नैनीताल का हमारा कहीं ना कहीं देश में मुझे लगता है विश्व रिकॉग्निशन मिलेगा। प्रदेश में तो ऑलरेडी नंबर 1 प्लांट पे है,
और हम लोग ये देखेंगे जिस हिसाब से यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जैसे ही हमारा प्लांट लग जाता है तो देश प्रदेश हर प्रदेश सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, तो वहीं अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालित होने के बावजूद भी सरकारी अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो स्वास्थ्य के मुद्दे को जनता सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने मान्यता तो दे दी है मेडिकल कॉलेज को, लेकिन अभी भी बहुत सारी फैकल्टियाँ आ गई हैं। जो फैकल्टीज़ आ गई हैं उनमें कई ऐसे हैं, कई हमारे चिकित्सक हैं जो तनख्वाह तो यहाँ से ले रहे हैं लेकिन हल्द्वानी अपना रह रहे हैं और वहीं पे अपना संचालन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। हमारे जो वेंटिलेटर पड़े हैं वेंटिलेटर संचालित नहीं हो पा रहे हैं उनके टेक्नीशियन के अभाव में। उसके साथ साथ अन्य जितनी भी चीज़ें उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो मैं समझता हूँ कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है और स्वास्थ्य जैसा जो महकमा है उसके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। और हमारी मांग है सरकार से कि तत्काल जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पर चिकित्सकों की पूर्ति की जाए, सारे उपकरण हैं उनके अनुसार वहाँ पर विशेषज्ञ रखे जाएँ। और उसके साथ साथ जो एक ये रिफर सेंटर बन गया, आज बड़ा दुख होता है, आज बड़ा कष्ट का विषय है कि आज ये हमारा जो पर्वतीय हमारे चिकित्सालय हैं, चाहे वो हमारे प्राथमिक हों, चाहे हमारे CSC सेंटर हों, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, चाहे हमारे जिला चिकित्सालय हैं, चाहे आज मेडिकल कॉलेज है, ये सारे रिफर सेंटर के रूप में रह गए। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और इससे आम व्यक्ति परेशान है। और हमारे सरकार को चेतावनी है, अगर शीघ्र ही स्वास्थ्य के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अगर शीघ्र इसको व्यवस्थित नहीं किया गया तो सरकार कांग्रेस। हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में बन रहा 30 बेड का अस्पताल 8 सालों में भी स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हो सका है, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा की जा रही सारी घोषणाएं खोखली नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 19 जून 2015 को इस अस्पताल के लिए धन आवंटित हुआ था और 2 सितंबर 2016 को शिलान्यास किया गया, लेकिन 2 सरकारें बदल जाने के बाद भी गरीबों के लिए बनाए जा रहे इस अस्पताल को अभी तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया जा सका। तो वहीं इस मामले में लालकुआं के विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट का कहना है कि 2 बार निर्माण दायी संस्था ब्रिडकुल को चेतावनी दी जा चुकी है। अस्पताल का काम अंतिम चरण में है, जल्द ही सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाकर अस्पताल को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। वाले में तो पूर्ण रफ्तार से कार्य चल रहा है और मैं लगातार उसके निर्माण पर भी नज़र रखे हुए हूँ। हल्दूचौड़ में जहाँ तक वहाँ निश्चित रूप से, और जो है मैं इसमें उनको कई बार कह भी चुका हूँ और चेतावनी दी जा चुकी है। इवन उनको जो ब्रिडकुल एजेंसी है, निर्माण एजेंसी जो है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है और अब लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। अब उनको हमें उसमें अवस्थापनाएँ सुविधाएँ जुटानी है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अन्य स्टाफ हैं और जो चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे अन्य जो मशीन्स हैं, चाहे अन्य अस्पताल के उपकरण, कुर्सी में इससे लेकर अन्य चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि 30 बेड का अस्पताल है तो सभी, तो उसके लिए कार्रवाई गतिमान है और निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और हाँ, बिल्कुल जो निर्माण एजेंसी है उसके द्वारा 2 दफ़े हमको और स्वास्थ्य विभाग को ये कहा गया है कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया है और आप लोग इसका हस्तांतरण है, इसका वो ट्रांसफ़र करने को तैयार है। लेकिन जब हमारे द्वारा मौके पे मुआयना किया गया तो कई छोटी मोटी कुछ कमियां पाई गई, उनको उसको भी पूर्ण करने के लिए कहा गया है और वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर अवस्थापना सुविधाएँ आएंगी तो इसका निर्माण कार्यों में रॉयल्टी के नियमों में किए गए बदलाव और बढ़ी हुई GST के विरोध में थराली ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ठेकेदार नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में पहुंचे, जहां से SDM के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजते हुए रॉयल्टी के नियम और बढ़ी हुई GST की दरों को वापस लेने की मांग की गई। ठेकेदार संघ ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द ठेकेदारों की मांग को पूरा नहीं करेगी तो ठेकेदार अपने आंदोलन को और ज्यादा उग्र करेंगे और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारे द्वारा या पूरे संगठन के द्वारा ये बार बार सरकार को चेताने की कोशिश की गई है कि ये काला कानून है और इसको कहीं ना कहीं ये ठेकेदारों के ऊपर एक कुठाराघात है, इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये कहीं से भी कहीं तक न्याय संगत नहीं है।
जब ठेकेदारों की रॉयल्टी जो है कि विभाग द्वारा उसका मेजरमेंट करके उनसे ले ली जाती है, तो ठेकेदार कहाँ चोरी कर रहा है, कहाँ ठेकेदार कहीं ना कहीं जो जिस टाइप की बात कर रहे हैं, प्रपत्र 11-11 की बात कर रहे हैं, जे की बात कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है। जब विभाग स्वयं कटौती करके, रॉयल्टी की कटौती करके ठेकेदार को भुगतान करता है, तो ठेकेदार कहाँ उसका चोरी कर रहा है। तो सरकार को पुनः, अभी 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम लोग सारे लोग आंदोलनरत हैं और अभी तक कोई इस टाइप का ठोस निर्देश सरकार द्वारा कोई जारी नहीं किया गया है। और जो भी अभी प्रेस विज्ञप्ति इनके द्वारा जारी की गई थी, उसमें भी घुमा फिरा करके फिर पुनः वही उन्हीं प्रपत्रों को लेकर के देने की बात कही गई है। तो लिहाजा ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ छलावा किया जा रहा है। मैं बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि विगत 3 सप्ताह से पूरे प्रदेश में सारे ठेकेदार यूनियन, ठेकेदार के जितने पदाधिकारी हैं, सारे लोगों के साथ जो अन्याय रॉयल्टी का जो मामला सरकार ने थोपा है, उसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और हम इतना प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि सारे ठेकेदारों ने आपस में ये सोच लिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे हमको किसी भी रूप में, किसी भी हद तक आंदोलन को ले जाना पड़ेगा, हम इसको ले जाएंगे और इस काले कानून को किसी भी हालत में वापस करवाएंगे। पिछले 3 सप्ताह से रॉयल्टी के काले कानून के खिलाफ आंदोलनरत है पूरे प्रदेश में। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में सुप्रसिद्ध लोकजात शुरू होने वाली है और ठेकेदारों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी गई, हम सभी प्रकार के सभी विभागों में पूरे कार्यों का बहिष्कार करेंगे। वहाँ जितने भी जेसीबी लगे हैं उनको हटाएंगे। कोई भी निर्माण कार्य कोई भी ठेकेदार नहीं करेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानेगी। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से, यथाशीघ्र हमारी न्यायोचित मांगों पर जो है विचार कर इसको रॉयल्टी का कानून वापस लेकर जो रॉयल्टी के पूर्व में नियम थे उनको यथावत रखा जाए। उत्तराखंड के रामनगर में दिव्यांग बच्चों के स्कूल में अध्यापक द्वारा एक दिव्यांग बच्चे की पिटाई के मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़ित बच्चे के परिवार की तहरीर पर अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में परिजनों की तहरीर पर अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई, तो वहीं छात्र के परिजनों ने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। देखिए, बसई में दिव्यांग स्कूल है, उसके संबंध में अभिभावक हेमा परगई की तरफ से एक मारपीट की तहरीर थाने प्राप्त हुई है। हमारे द्वारा उसमें अभियोग पंजीकृत कर सर हमें इससे 1.5 महीना वहाँ डाले हुए हैं और अगर इसे हम अभी राखी के इसमें लेके आए 9 तारीख को, तो हमने यहाँ घर आके इसके कपड़े चेंज करे। वहाँ हम कपड़े भी ले गए थे, इन्होंने अपने कपड़े इन्होंने अंदर ही जाके कपड़े चेंज कर दिए, हमें चेंज भी करने दिए दरवाज़ा बंद करके। हमने घर आके देखे हुआ, अगर वहाँ पर देखते हो हम वहीं पर एक्शन लेते। घर आके देखे कि तो पूरे यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, हाथ में, बाजू में, सर में, जुई लीके सब कुछ पड़े हुए हैं, दाने हो रहे हैं, उनमें पस भरा हुआ है। और हमने कॉल करके बात करी तो वो कह रहे नहीं हमने नहीं मारा है, अपने ऊपर नहीं कह रहे। हमारी लड़की फ़ोटो देख के कह रही नहीं हमें इनने मारा है, आंटी ने मारा है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मैम नहीं बोलते आंटी बोलते। तो कह रही वो फ़ोटो पहचान रही है क्योंकि उसे पता होगा, कह रही कि डंडे मारा और घुटने में भी लगी है, वहाँ पर भी कह रही है कि हमें मारा है। हम ये चाहते हैं कि जिसका नाम ले रही है बेटी उनको सजा दी जाए। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बारिश ने कहर बरपाया है, तो एक बार फिर 2013 की आपदा के जख्म ताजा कर दिए। आपको बता दें कि कई इलाकों से आपदा की भयानक तस्वीरें सामने आई। ऐसा ही एक वीडियो टिहरी जिले के कीर्तिनगर से सामने आया, जहां पर 2 मंजिला मकान मात्र 5 सेकंड में भागा नदी में समा गया। प्रदेश सरकार के द्वारा निर्माण कार्यों में 5 गुना रॉयल्टी बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के ठेकेदार भड़क उठे हैं। अल्मोड़ा में हिमालयन कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले कुमाऊं भर सैकड़ों ठेकेदारों ने इस महा अधिवेशन में भागीदारी की। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों को खत्म करने में जुटी हुई है, जिसके चलते ठेकेदारों पर काला कानून थोप रही है। हरिद्वार में अब स्कूली बच्चे भी चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते दिखेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस ने 4 पब्लिक स्कूलों में के 33 छात्र छात्राओं को यातायात प्रबंधन की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद छुट्टी के दिनों में बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में छात्र ट्रेनिंग में काफी रुचि ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्रों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई और अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी।
शिवडेल स्कूल, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, हरिहरानंद स्कूल और ये DAV पब्लिक स्कूल के 4 स्कूलों के टोटल 33 छात्र छात्राओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 2 दिवसीय है। इसके बाद इनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समाप्त होने के पश्चात इनको जो है जहाँ पे हमारे जनपद हरिद्वार शहर के व्यस्तम चौराहे हैं वहाँ पे इनको जो है ड्यूटी में ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी में इनको लगाया जाएगा और इनका काम रहेगा पुलिस के साथ पब्लिक अवेयरनेस करना और ट्रैफिक जो है रेगुलेट करना, इस तरह के कार्य करेंगे। जो है ट्रैफिक वॉलंटियर कोर्स है, पूर्णतः ट्रैफिक वॉलंटियर है। जितने भी बच्चे आए स्वेच्छा से और उनके अभिभावक की और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी जो है परमिशन से सभी बच्चे आए हैं और विलिंगली आए हैं और इन्होंने क्लास जो प्रशिक्षण इनका चला है उसके दौरान काफी। उत्तराखंड के बाजपुर में लगातार देर रात से हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अपना तांडव मचाया हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर बार बारिश के मौसम में लेवड़ा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और उन्होंने कहा कि प्रशासन इस समस्या को दूर करने का काम नहीं कर रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कल जो है हमारे पहाड़ में जो है अत्यधिक बरसात हुई है, जिस कारण जो है आज जो है लेवड़ा नदी में जो है पानी अधिक आ गया है और हमने उसकी लेवड़ा नदी की सफाई भी कराई है। तो जिससे पानी की निकासी तो हो रही है लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी जो है निकासी का एक लेवड़ा नदी ही है जिसके द्वारा जो है पानी की निकासी हो सकती है। पूरे पहाड़ का पानी जो है इस नदी के द्वारा जो है निकला जाता है। जब अधिक मात्रा में बरसात होती है तो निश्चित तौर पर जितना पानी निकलना चाहिए था नदी उतना नहीं निकल पा रहा है और इसके लिए अभी मेरी जो सिंचाई विभाग से बात की है तो वहाँ जितना JCB द्वारा सफाई पानी जल्दी निकासी होगा। अतिक्रमण के संबंध में तो हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है इतने सख्त निर्देश है कि तत्काल प्रभाव से जो इनको तोड़ दिया जाए और हमारी कोशिश की है और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इनको। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।